तपन जोशी है और आज इस वीडियो से हम लोग हमारी 27 नक्षत्रों में से अगले नक्षत्र पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आज जिस नक्षत्र पे हम लोग बात करने वाले हैं वो इन 27 नक्षत्रों में से 20वें नंबर का नक्षत्र है जिसका नाम है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये हमारी इस नक्षत्र पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग इसका क्षेत्र, इसकी शक्ति, इसका नेचर, इस पे निवास करने वाले देवता के बारे में शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतरेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल में इस नक्षत्र की सीरीज में पहली बार आए हैं तो नक्षत्रों का क्या महत्व होता है जो हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा है मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं ज्योतिष विज्ञान में किसी भी तरीके के विश्लेषण की, चाहे आपको किसी इंसान की पर्टिकुलर पर्सनालिटी जाननी है या ट्रांसिट करते गोचर करते ग्रहों के माध्यम से किसी के लिए भविष्य कथन करना है, ये दोनों ही चीज़ें आप पूरी एक्यूरेसी से नहीं कर सकते अगर आपने अपने विश्लेषण को सिर्फ 12 राशियों तक सीमित रखा है। आप इस तरीके से समझिए कि जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है मून, वो भी एक राशि में कम से कम 2.5 दिन तक रहता है। अगर आपको डेली बेसिस में ग्रहों का प्रभाव, उनकी ऊर्जा अपने जीवन में समझनी है तो जब तक आपने इस पूरे ज़ोडिएक को 12 की बजाय, जो कि 12 राशियां होती हैं, अगर आपने 27 पार्ट्स में डिवाइड करके इन 27 नक्षत्रों में अध्ययन करने की कोशिश नहीं करी तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो पहला फ़ायदा मैंने आप लोगों को बता दिया, एनालिसिस में आपको गहराई मिलती है। दूसरा फ़ायदा, आपको दो लोगों के बीच विवाह की कंपैटिबिलिटी देखनी है, बिजनेस व्यापार की कंपैटिबिलिटी देखनी है, किसी कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है जब आपको ग्रहों की ऊर्जा का, दैविकता का पूरा सपोर्ट मिले। भाई आपको ओथ लेनी है, आपको नया घर लेना है, आपको नया ऑफिस ज्वाइन करना है तो कौन सा समय उपयुक्त है। ये सारी चीज़ें जिसको मुहूर्त निकालना भी कहते हैं, हम इन नक्षत्रों के माध्यम से ही निकालते हैं। तो ये हो गया इन सबका महत्व, इन नक्षत्रों को अध्ययन करने का, जो हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज का जो करंट टॉपिक है उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि इसका जो क्षेत्र है, जो इसका ज़ोडिएक स्पेस है, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो ज़ोडिएक स्पेस है, आज आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा भी ब्रेक है ऑफिस की शिफ्ट के बीच में, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर ये बस छूट जाएगी तो। हाँ, तो हम लोग जो ज़ोडिएक स्पेस की बात कर रहे थे, तो इसका जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से धनु राशि के अंदर है और 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से है इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पास। अब आप लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज तो हो ही रहा होगा कि भाई देखिए, जब भी हम लोग इन नक्षत्रों की बात करते हैं तो वो जो उसके ऊपर जो राशि है वो उसी के गुणों को डिटेल से ये उसके अंदर के 3 नक्षत्र बताते हैं। पर धनु के बारे में तो हम लोगों ने आज तक सुना था कि फेथ, बिलीफ, विश्वास, गुरु, रिलीजन, और पुराना जो नक्षत्र हमने पढ़ा था मूला, वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बता रहा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा क्राइसिस। तो असल बात क्या है, तब आपको जल्दी पता चलेगा कि जो धनु की जो एक टिपिकल क्वालिटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं उन क्वालिटीज़ को आप इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में समावेश लेते हुए या उजागर होते हुए आप पाएंगे। तो इसका जो ज़ोडिएक स्पेस है दोस्तों, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जब हमें समझना होता है कि इसका एस्ट्रोनॉमी, अगर आप इसका खगोल विज्ञान से इसका कोऑर्डिनेशन बैठता अगर जानना चाहें तो वो बहुत ही सिंपल है। जो 3 स्टार्स हैं जो हमारे मॉडर्न साइंस में जो इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आपके कॉस मीडिया, कॉस बोरियलिस और कॉस ऑस्ट्रेलिस। और ये जो आपका मैंने आपको जो कॉस बोरियलिस बताया, इसको हमारा जो एप्सिलॉन सेजिटेरी के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारा कॉस ऑस्ट्रेलिस है इसको हमारा जो कहते हैं ना आपका डेल्टा सेजिटेरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हुआ क्या, जो ये 3 स्टार्स हैं इनको प्राचीन समय में जब हमारे ऋषियों ने आकाश की तरफ देखा तो उन्होंने इन 3 स्टार्स को एक फैन का, एक पंखे का, जिसे हम हाथ से पंखा करते हैं हवा करने के लिए, तो उसका साकार लेते हुए देखा। तो ये अभी आपको पता चलेगा कि इससे जुड़ा एक सिंबल भी है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि 3 स्टार्स, कॉस मीडिया, कॉस बोरियलिस और कॉस ऑस्ट्रेलिस, जो इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें समझना हो इसकी प्लैनेटरी रूलरशिप के बारे में, तो देखिए इसका जो स्वामित्व जाता है वो जाता है शुक्र ग्रह के पास। अब देखिए शुक्र ग्रह के जो द्वारा रूल करे जाने वाले पिछले नक्षत्र हमने पढ़े थे, भरानी, वहाँ पे सेक्सुअलिटी पे जोर था, पूर्व फाल्गुनी, वहाँ पे जो थोड़ा जोर था रिलेशनशिप पे, प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा था। अगर आप इसमें देखेंगे तो पूर्वाषाढ़ा में जो शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिवोशन और फेथ के तौर पे व्यक्त होगी। देखिए अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में भी समझाना चाहूँ, शुक्र कारक है रिलेशनशिप का, शुक्र कारक है प्यार का। अब इसी को अगर आपको 3 लेवल में समझना है, मैं अगर आपको तमस, रजस और सात्विक लेवल पे समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए जो सात्विक स्तर पे जो शुक्र की ऊर्जा व्यक्त होगी वो होगी कि लव फॉर ऑल, प्यार आप
आपके दिल में है, सबके लिए है, आप खुश हैं इर्रिस्पेक्टिव कि आपको जो भौतिक चीजों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हो गया जो हमारे साधु ऋषियों के पास होता है कि दे आर ऑलवेज इन दैट सत्य चित आनंद मोड में। तो सदाचित आनंद मोड जो होता है वो आप देख सकते हैं शुक्र का सात्विक। जो रजासिक होता है वो होता है कि जब आपको भौतिक चीजों की प्राप्ति से खुशी मिल रही है, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आपको धन मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है, ये शुक्र की रजासिक साइड होगी। और जो शुक्र की तमासिक साइड है वो फिर शराब हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, दुनिया भर के अफेयर हो गया, जिसमें कि इंसान को लगता है कि इसको सुख मिल रहा है, पर अल्टीमेटली सुख अगर उन चीजों में ही मिलना होता तो फिर बात ही क्या थी। तो शुक्र की जो पास स्वामित्व जाता है इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का, जिसका कि जो सारी कंफर्टेबल लग्जरी के साथ साथ आर्ट, क्रिएटिविटी और फैशन के साथ साथ ये जो पदा है थोड़ा डिवोशन और फेथ वाली साइड भी रिप्रेजेंट करेगा शुक्र की। अब अगर हमें समझना हो अगली चीज जो आज के डिस्कशन की है कि इसकी पावर, इसकी शक्ति क्या है, क्योंकि हर एक नक्षत्र की अपनी एक शक्ति होती है। तो इसकी शक्ति है वर्चो ग्रहणा शक्ति। वर्चो ग्रहणा शक्ति का मतलब होता है पावर टू इनवाइब्रेट, जो आपके अंदर एक स्फूर्ति भर दे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरे, आपको बहुत इंस्पायर करे। आपके अंदर एक गुण है कि आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये वर्चो ग्रहणा शक्ति है जो इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की है। अगर हम इसके नाम से समझना हो कि पूर्वाषाढ़ा, आपको इसके नाम से क्या पता चलता है? तो देखिए इसके नाम का मतलब है पूर्वाषाढ़ा द विक्टोरियस वन, द अनडिफीटेबल वन, जो कि बहुत अजय है, जिसको परास्त नहीं करा जा सकता। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी ये जो पेयर ऑफ नक्षत्राज हैं, जैसे आपका पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी हमने पढ़ा था, वहां पे जो जोर था वो था प्यार पे, रिलेशनशिप पे, इस पे है विक्ट्री, विजय पे। और जो इसके बाद जो होगा आपका पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, उसमें जो जोर होगा वो होगा आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे विपरीत स्थितियों को भी जूझ के। तो मेरे बताने का मतलब क्या है कि जो एक कपल वाले जो ये ट्विन जो नक्षत्रास होते हैं, जैसे पूर्व और उत्तरा, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पहला होता है, जो पूर्वा, जिसको बोलेंगे कि फॉर्मर वन, जो पहले आता है, वो रिप्रेजेंट करता है बहुत ही उग्र क्वालिटीज उस पर्टिकुलर सेट ऑफ नक्षत्र की। तो अगर पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी में जो पूर्व फाल्गुनी था वो रिप्रेजेंट करता था बहुत इंटेंस तरीके से, जहां आपका जोर था कि मुझे प्यार मिले, मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए, और उसकी जो सस्टेनेंस है, उसकी जो एंड्योरेंस है, उसको जो मेंटेन करना है, वो रिप्रेजेंट करता है उत्तरा वन, जो हर कपल नक्षत्र में जो लैटर वन जिसको बोलते हैं। तो पूर्व फाल्गुनी अगर था कि प्यार की प्राप्ति, जो कि था आपका उग्र तरीके से उसको चेस करना, तो जो उसके बाद था उत्तरा फाल्गुनी, वो था कि जो आपने प्यार को पा लिया, एक ध्रुवा क्वालिटीज, एंड्योरेंस, आपको उसको मेंटेन करना है। तो प्यार की सफलता क्या देखी जा सकती है? विवाह, जो उत्तरा फाल्गुनी रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अगर आपको इसमें समझना हो, क्योंकि ये दोबारा से कपल नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो पूर्वाषाढ़ा एक कहते हैं ना कि हेड स्ट्रॉन्ग तरीके से और उग्र तरीके से आपको विजय प्राप्त करनी है, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो इसके नाम से हमें पता चलता है विजय, विक्ट्री, अनडिफीटेबल वन, साथ साथ इसका दूसरा नाम भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है वो बताया गया है अपराजिता। अब अगर हमें समझना हो कि इसके सिंबल के बारे में, तो जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जुड़े सिंबल्स हैं वो दोस्तों 3 हैं। जो पहला सिंबल है वो है आपका एक फैन। अब देखिए जो फैन होता है, फैन से हमें इसके सिंबल से इसकी क्वालिटीज के बारे में क्या पता चलता है, तो उसको मैं 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो पहला फैन का एक जो आप मीनिंग इस तरीके से देख सकते हैं, सिंबोलॉजी, कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग आपके जैसे कुछ कल्चर्स हैं, जैसे आपका जापानीज कुछ कल्चर हैं कि जिनमें अभी तक भी फैन को एक रॉयल सिंबल, एक एरिस्टोक्रेसी का, एक राजसी, एक रॉयल चिन्ह की तरह देखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है, किसी के अंदर जो एक रॉयल्टी, एक अच्छी रिगेल पर्सनैलिटी बहुत स्वाभाविक तौर से उनके अंदर भरती है। दूसरी चीज़, फैन से आप अपना चेहरा ढकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी सेंसिटिविटी, थोड़ी सी सीक्रेसी इसकी ऊर्जा में बताती है। तीसरी चीज़, फैन को जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपको जब गर्मी लगती है, आप फैन को तेज तेज घुमाते हैं अपने को ताकि उससे हवा उत्पन्न हो और आपको ठंडक मिले। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी भी विपरीत स्थिति में किस तरीके से एग्रेसिवली उसको हैंडल करना है, उसको टैकल करना है, ये गुण इन लोगों के अंदर है।
क्योंकि विजय तो प्राप्त तभी हो सकती है कि जब आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि कब विपरीत स्थिति में आपको शांत रहना है और कब मैदान साफ है, जब आपको अपनी पूरी ऊर्जा झोंकनी है। तो ये सारी क्वालिटीज आप कहीं ना कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फैन को जैसे हमारे प्राचीन समय में, जैसे अभी भी कुछ गाँवों में, जैसे हमारे भारत में यूज किया जाता है चूल्हे को जलाने के लिए, हवा करने के लिए, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे आग की लपटें फैलाई जाती हैं, उसी तरीके से किसी की फेम, किसी की यश चारों दिशा में व्याप्त हो, चारों दिशा में फैले। तो ये भी प्रोस्पेक्ट है इस नक्षत्र की ऊर्जा के पास। धन के साथ साथ आपको फेम, पॉपुलैरिटी दे, ये भी प्रोस्पेक्ट है इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। अब देखिए दोस्तों, ये तो पहला सिंबल हो गया जो कि फैन है। दूसरा सिंबल, काफी लोगों ने इसके साथ एक विनोइंग बास्केट भी जोड़ के देखी है। जैसे विनोइंग बास्केट को हम लोग यूज करते हैं कि जैसे कि अनाज में से कोई भी जो दोष हैं, जो आपके हस्क हैं, उनको अलग करने के लिए, हम अनाज साफ करने के लिए उस बास्केट को यूज करते हैं। तो वो भी आपको पता चलता है कि इस नक्षत्र के अंदर ये ऊर्जा है कि जिस भी तरीके की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जितनी भी चीजें अनवांटेड चीजें हैं, उसको दूर कर दे। तो वो सारी क्वालिटीज हमें इससे जुड़े दूसरे सिंबल से पता चलती हैं। और जो तीसरा इससे जुड़ा सिंबल है वो है एक एलिफेंट का टस्क, जिसको हम बोलते हैं ना कि उसकी एक जो दांत होते हैं, हाथी के दांत, आइवरी जिसको बोलते हैं। तो जैसे एक एलिफेंट का जो टस्क है वो उसकी एक शान होती है, उसकी एक प्रेस्टीज होती है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा जो एक नेचुरल, जो रॉयल और जो रीगल क्वालिटीज हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इन लोगों के अंदर एक गुण और जो रॉयल्टी होती है, एलिगेंस होता है पर्सनैलिटी में, वो स्वाभाविक तौर से होता है। अब अगर हमें दोस्तों इस नक्षत्र पे निवास करने वाले देवता के बारे में समझना हो, जिनके नेचर को समझ के हमें उस नक्षत्र की मैक्सिमम ऊर्जा के बारे में पता चलता है, तो इस पे जो निवास करने वाली जो देवी हैं वो एक फेमिनिन गॉडेस हैं जिनका नाम है अपा। अब देखिए, अपा को जिस तरीके से बताया गया है वो इस तरीके से बताया गया है कि उनको काफ़ी टेक्स्ट में, काफ़ी स्क्रिप्चर्स में उनको जो लक्ष्मी है उनकी छोटी बहन बताया गया है। जैसे निरति, जो पिछले मूला नक्षत्र की ऊर्जा थी, निरति को जो लक्ष्मी की एक ओल्डर सिस्टर बताया गया है, उसी तरीके से अपा को लक्ष्मी की यंगर सिस्टर के तौर पे बताया गया है। अगर आपको ये भी समझना हो कि जैसे हम वाटर की बात करते हैं, क्योंकि इनको वाटर गॉडेस की तरह एक्सप्लेन करा गया है कि जो पानी के अंदर जो रेजिवनेटिंग, जो हीलिंग क्वालिटीज होती हैं, तो वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज जो इस पे निवास करने वाली देवी हैं, उससे इस नक्षत्र की ऊर्जा के अंदर आते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इनका जो हमारे जो ऋग्वेद में जिस तरीके से बताया गया है कि वो बताया गया कि इनका जो विवाह था वो वरुण से हुआ था। अब देखिए, वरुण अगर ओशन है, ठीक है, अब आप ये देखिए कि किस तरीके से सारे नक्षत्रों की ऊर्जा आपस में कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब अगर देखिए, जो नदी है, अगर हम वाटर गॉडेस की बात कर रहे हैं, अगर नदी है तो नदी को तो जाके मिलना ही सागर में है। तो जहां से हमें इससे हमें वरुण के बारे में पता चल गया। अब भाई, जो सागर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो वर्षा से आता है, जिससे इंद्रदेव को, जिनको हम वर्षा का भी गॉड बोलते हैं, इंद्रदेव भी इससे ज्वाइन हो गए। साथ साथ वाटर की जो रिप्लेनिशिंग और बहुत ही सूदरिंग जो क्वालिटीज होती हैं, उससे हमें सोमा का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। और पानी इवापोरेट कैसा होता है? वो इवापोरेट होता है ताप की वजह से, अग्नि की वजह से, तो जिसकी वजह से अग्नि भी आ गए। तो अग्नि है जो निवास करते हैं वो कृत्तिका नक्षत्र पे, जो वरुणा है वो सतभिषा नक्षत्र पे, जो इंद्र है वो करते हैं आपके हमने पढ़ा था ज्येष्ठा नक्षत्र पे, जो अग्नि का है उनका निवास है कृत्तिका नक्षत्र पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी जो एनर्जीज हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो जो अपा की जो क्वालिटीज हैं, जो एक नर्चरिंग, जो नरिशिंग क्वालिटीज हैं, वो आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। अब अगर हमें दोस्तों इस नक्षत्र की नेचर और फंक्शनिंग के बारे में समझना हो, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि इन जो जातक होते हैं, जो इस नक्षत्र के प्रभाव में होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है, वो इतने आशावादी होते हैं कि उनके अंदर नेचुरल भाव होता है कि वी आर अनडिफिटेबल, हमें हराया नहीं जा सकता। जिसकी वजह से ये जब भी लाइफ की किसी भी प्रोस्पेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं। उसके बाद काफी बार ये भी देखा गया कि इन लोगों के अंदर, इनके अंदर एलिगेंस और जो फ्लैम्बॉयंस इतना नेचुरल होता है कि इनके चाहे कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे बात करने का तरीका हो, इंटरपर्सनल इनके रिलेशनशिप हो, कि इनके फ्लैम्बॉयंस की वजह से काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग इसको थोड़ा सा शो ऑफ की तरह ले जाते हैं, जबकि वो शो ऑफ होता नहीं है। इन लोगों के अंदर ये भी थोड़ी टेंडेंसीज होती है कि ये लाइफ लॉन्ग अपनी जो स्थिति को, अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो जिस भी स्थिति में होंगे अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करें अपनी मेहनत से,
उसको लेके हमेशा कार्यरत रहते हैं। साथ साथ ये भी काफ़ी बार देखा गया है कि इन लोगों को अर्ली फॉर्म ऑफ एजुकेशन में कभी कभार थोड़े से सेटबैक फेस करने पड़ जाते हैं, पर जिसकी वजह से भी इन लोगों की जो ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो वीक नहीं होते, क्योंकि जो इनकी जो मोटिवेशन होती है, जो मेहनत करने का जो एटीट्यूड होता है, जो ड्राइव होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इनके प्रॉस्पेक्ट आगे जाके कहीं कमजोर या वीक नहीं होने देती। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए कि किस तरीके से सारे जो नक्षत्रों की ऊर्जा है आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अष्टम भाव में अगर हम लोगों ने क्राइसिस फेस करा था, तो जब भी हम क्राइसिस और दुविधा की स्थिति से जाते हैं तो हम ईश्वर की तरफ, फेथ, बिलीफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, देखिए जब क्राइसिस आता है, काफी बार हम लोगों की लाइफ में जो हमने रियलाइजेशन होती है, जिस फेथ से, जिस गुरु से, जिस भगवान से हम जुड़ते हैं बहुत डीपर लेवल पे, वो तभी जुड़ते हैं कि कुछ एक एक्सीडेंट था, कुछ क्राइसिस था, जिस दौरान हम उस संपर्क में आए, उन्होंने हमें बचाया, हमारा उन पे फेथ डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हम उनसे जुड़ के रह गए। तो अब ये देख सकते हैं कि मूला पे आके क्या हुआ था, मूला ने आपको इरेडिकेट, वो जो भी आपकी पुरानी बिलीफ थी, जो आपके वैल्यूज थे, जो रिचुअल्स थे, उसको पूरी तरह जड़ से उखाड़ दिया, ताकि जो नए बीज बोए जा सके, नए बीज फेथ के, नए बीज डिवोशन के। क्योंकि जितने गहरे आपके बीज होंगे, जितना आपका डिवोशन होगा अपने गुरु की टीचिंग्स पे, अपने गुरु पे, उतने अपने फेथ पे, उतना ही आप हायर विजडम ड्राइव कर पाएंगे। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि काफी बार क्या होता है कि आप जैसे पहले तो स्टार्टिंग में लोग किसी को अपना गुरु मान के चलते हैं, उनको लेके उनकी घर में फोटो लगा देना, उनकी बुक्स को खुद भी पढ़ना, आगे भी प्रमोट करना, और वही उनके गुरु अगर किसी स्कैंडल में फंसे तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल अपना उनसे मुंह ही मोड़ लेते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका जो बीज थे, जो आपके फेथ के, जो आपके कनेक्शन के, आपके डिवोशन के, वो कितने समतल थे, इतने गहरे लेवल पे अगर वो होते, तो आप इसका ये निष्कर्ष निकालते कि गुरु के माध्यम से वो ईश्वर ने उनको एक शरीर चूज करके उनके माध्यम से वो ज्ञान दिया। वो जो गुरु की वाणी, गुरु से बड़ी गुरु की वाणी, राम से बड़ा राम का नाम, अब अगर उन पे अगर वो किसी इन क्राइसिस या स्कैंडल के थ्रू भी गुजर रहे हैं, तो जिस समय, जिस एक स्पिरिचुअल एक्सटेटिक स्टेट में उन्होंने वो वाणी दी थी, जो उन्होंने डिस्कोर्स दिया था, जो बुक्स लिखी थी, उनकी वैल्यू तो अभी भी वही है, वही ईश्वर तो उसके अंदर है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डिवोशन है, जो फेथ है, जो हम लोग धनु राशि के बारे में, नवम भाव के बारे में आज तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपको पता चलता है। इंपॉर्टेंट यही है कि वो जो बीज है, जो मूला नक्षत्र में जो जड़ से हमने चीजें, पुराने आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे, जितनी पुरानी आपकी जड़ उखाड़ी, तो अब वो बीज कितने गहरे लेवल पे बोए गए हैं, कितने गहरे लेवल पे समाहित हैं। तो ये दोस्तों सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमारे इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे। आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र के और पहलू और जो वर्जन्स हैं जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।